सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास न्यूट्रिशन से। सबसे पहला जो बेटा हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वो आता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, मैंने आप लोगों को बेटा लास्ट क्लास में समझाया था कि फूड को ऑब्टेन करना, फूड को ऑब्टेन करना। अब फूड को ऑब्टेन करना का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जनरली प्लांट्स की फॉर्म में और एनिमल की फॉर्म में। अब जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो प्लांट्स होते हैं बेटा वो फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं। वो फूड को क्या करते हैं बेटा, खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद फूड को क्या करते हैं, बनाते हैं। खुद से जो है बेटा फूड को यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं। जबकि एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, एनिमल प्लांट से फूड को ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से फूड को ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बेटा, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और क्योंकि एनिमल अपना खाना खुद ना बना के प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज ना करके प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यही सारी बातों को हमें एक एक करके बेटा यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा है न्यूट्रिशन में, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम वॉक करते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। भले ही हम कुछ ना भी कर रहे हो तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी मेंटेन करने के लिए, बॉडी अपने फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, तो उसके लिए एनर्जी हमें तब भी चाहिए भले ही हम कुछ भी ना कर रहे हो। वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। तो हमें जो है कुछ ना कुछ मटीरियल चाहिए बेटा आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमें बॉडी के बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल अंदर डालना है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगा, हमारी बॉडी को डेवलप करेगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, या कोई भी और अदर सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को चाहिए होता होगा। तो अब ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा बेटा फूड से, जो हम खाएंगे। तो देखो क्या लिखा है, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल इज द फूड वी ईट। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या जो मटेरियल हमें चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ये सब हमें मिलेगा बेटा फूड से। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो ये लिविंग थिंग्स अपना फूड ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, प्लांट्स अपना फूड, प्लांट्स फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये खुद सिंथेसाइज करते हैं बेटा, ये खुद अपने फूड को बनाते हैं। जबकि एनिमल अपना फूड कहाँ से सिंथेसाइज, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो ये प्लांट से ऑब्टेन करते हैं बेटा, प्लांट से। सो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं जो जनरल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो सभी में, सभी ऑर्गेनिज्म को चाहिए, फिर चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, सभी को अपनी अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। और बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे, लेकिन सब अपनी ये ज़रूरतें पूरी अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे प्लांट्स अपने अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग तरीके से पूरी करता है और एनिमल अपने अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग तरीके से पूरी करते हैं। जैसे प्लांट्स कैसे करता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और अपना खाना खुद बना के ये अपने अंदर एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है। जबकि एनिमल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता, एनिमल तो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है बेटा, ये प्लांट्स पे डिपेंड करता है। अब यही कुछ बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है। देखो क्या लिखा है, some organism use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organism, the autotrophs, include green plants and some bacteria. कह रहे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में। याद करो आपने छोटी क्लास में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा बेटा। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि हमें मतलब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, साथ में सनलाइट से इसको लाइट मिलती है बेटा, मतलब हीट मिलती है, और क्लोरोफिल इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है, और इससे वो क्या बनाता है, ग्लूकोज। इससे वो क्या बनाता है, ग्लूकोज, यानी कि अपना खाना बनाता है। तो यस,
इस ये क्या कौन है बेटा, ये प्लांट्स है। प्लांट्स या कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। और उसके लिए इनको मटेरियल क्या चाहिए बेटा, इसके लिए इनको मटेरियल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दो मेन चीज़ें चाहिए इनको, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक पानी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें इनको मिल जाती हैं और साथ में सनलाइट से ये लाइट ऑब्जर्व कर लेते हैं और क्लोरोफिल इसके अंदर खुद से ही प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कर लेते हैं बेटा, अपना ग्लूकोज यानी कि खाना खुद बना लेते हैं। फिर कह रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीपिंग एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बेटा, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो वो अपने अंदर कॉम्प्लेक्स फूड डालते हैं और उसको ब्रेक करते हैं सिंपल फूड में। जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि हम ह्यूमंस, हम क्या करते हैं बेटा, हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाके वो ब्रेक होता है बेटा, उसका ब्रेक डाउन होता है और वो कॉम्प्लेक्स फूड किस में बदल जाता है, सिंपल फूड में बदल जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कॉम्प्लेक्स फूड का एग्जांपल ले लो, मीट, हम मीट खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो, ठीक है। मीट में प्रोटीन होता है, क्या मीट हमें डायरेक्टली प्रोटीन देता है, नहीं, मीट के अंदर प्रोटीन होता है। फिर जब हम मीट खाते हैं अंदर जाके वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होके वो सिंपल फूड हमें देता है, यानी कि प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है बेटा, प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमंस, जो कि किस पे डिपेंडेंट है, जो कि डिपेंडेंट है बेटा प्लांट्स के ऊपर, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। और फिर क्वेश्चन आता है बेटा ये ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 में बेटा बताया था, ब्रेक डाउन होता है बेटा एंजाइम्स की मदद से, ब्रेक डाउन होता है बेटा एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं बेटा जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक कर देते हैं। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहे अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी फूड के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमंस, एनिमल। ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है बेटा फिर ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, सिंपल वंस के अंदर, ताकि सिंपल वन में जब ये ब्रेक होगा तो उससे हमारी बॉडी की क्या होगी, मतलब जो एनर्जी मिलेगी उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होगी। आगे क्या लिखा है, टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। टू अचीव दिस का मतलब है यहाँ पे बेटा ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन को अगर अचीव करना है तो हमारी बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है और वो होता है एंजाइम। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होता है बेटा जो हमें मदद करता है इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। एक सेकेंड बेटा, एक बार दोबारा बोलो। बायोकैटलिस्ट को ही बोल रहे हैं एंजाइम, बायोकैटलिस्ट मतलब बायोकेमिकल्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है बेटा, दस द हेटेरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बेटा जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। यस, हेटेरोट्रॉप्स कौन है बेटा, मैंने अभी आपको बताया, हेटेरोट्रॉप्स है बेटा एनिमल वगैरह, हेटेरोट्रॉप्स है एनिमल वगैरह या ह्यूमंस वगैरह। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है बेटा, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था बेटा मीट हमारा फूड है। अब आप में से किसी के माइंड में आ सकता है कि सर मीट तो प्लांट्स नहीं है, लेकिन मीट क्या है बेटा, मीट होता है चिकन का, तो चिकन जो है वो तो प्लांट्स खाता है, तो इनडायरेक्टली तो हम उसी को ही कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब प्लांट्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो और देखो यहाँ पे बता भी रहे हैं हेटेरोट्रॉप्स में कौन आता है बेटा, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं एनिमल और फंगाई, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ बेटा साइंस में एनिमल का मतलब ह्यूमन भी होता है, हम ह्यूमंस जो है बेटा एनिमल वाली कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो एनिमल है बेटा किस तरीके से फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। अब हमें एक एक करके बेटा इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके हमें इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आता है बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं हमारे पास, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले हमें कवर करना है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, इसमें कह रहे हैं कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पे कह रहे हैं जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक प्लांट्स वगैरह, इनको जो कार्बन और एनर्जी चाहिए होती है ना बेटा, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। उसकी रिक्वायरमेंट बेटा कैसे पूरी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब आप खुद देखो प्लांट्स है बेटा, प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को चाहिए कार्बन और एनर्जी। मैंने आपको बताया था बेटा कि हम सब जो है ना सब कार्बन से बने हुए हैं, तो इसलिए जो हमारा खाना होता है ना वो भी कार्बन होता है। जैसे कि
प्लांट्स का खाना क्या होता है? प्लांट्स का खाना होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज कुछ और नहीं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ग्लूकोज कुछ और नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बन। तो इनडायरेक्टली प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन और एनर्जी चाहिए। प्लांट्स को ये कहाँ से मिलती है? प्लांट्स को ये मिलती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करके। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता था? याद करो बेटा, अभी दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था जिसमें प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता था, प्लस वाटर चाहिए होता था, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती थी, क्लोरोफिल इसके अंदर पहले से ही कंटेन होता था, और इससे वो क्या चीज़ फॉर्म करता था? एक तो ग्लूकोज फॉर्म करता था जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। एक तो इसको ग्लूकोज चाहिए होता था, प्लस मतलब फॉर्म करता था इससे वो, यानी कि फूड फॉर्म करता था, प्लस एक तो वाटर और प्लस ऑक्सीजन और प्लस एनर्जी। मतलब ये जो खाना है ना, बेसिकली इससे एनर्जी मिल रही है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता था। पढ़ते हैं बेटा ये सारी बातें। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर फूड ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स जो है ना बाहर से सब्सटेंस लेते हैं। कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं बाहर से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उसको किस में बदल देते हैं? एनर्जी में बदल देते हैं। देखो आगे ये लिखा हुआ है, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं, सनलाइट इनको मिल जाती है सन से, क्लोरोफिल इनके अंदर पहले से ही होता है, और इससे वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ये फॉर्म करते हैं, और ग्लूकोज से क्या मिलती है इनको बेटा? एनर्जी। ग्लूकोज से क्या मिलती है इनको? एनर्जी। इसमें कह रहा है वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। अब कैसे इनको एनर्जी मिलती है वो सारी बातें हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में, यानी कि अभी अगले उसमें पढ़ेंगे। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। अब क्या बोल रहे हैं? ये 1 मार्क के लिए यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बन सकता है। कह रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फूड, जो फूड प्लांट ने यूज नहीं किया वो किस फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है? वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। मतलब कि अगर अब आपको कभी भी वर्ड स्टार्च पता चले ना, स्टार्च सुनने को आए, तो इसका मतलब ये वो फूड है बेटा जो प्लांट्स ने अपने अंदर क्या कर रखा है? स्टोर कर रखा है, ताकि जब भी प्लांट्स को जरूरत पड़ेगी इस फूड की वो उसका यूज कर लेगा। मतलब कि प्लांट्स अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखता है, और किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है बेटा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। क्या हमारी बॉडी भी एनर्जी को स्टोर करती है? यस बेटा, हमारी बॉडी भी एनर्जी को स्टोर करती है। वो किस फॉर्म में स्टोर करती है? वो ग्लाइकोजन नाम की फॉर्म में स्टोर करती है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी डराइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कह रहे कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे अंदर भी देखने को मिलती है जब हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो फूड को मतलब वो स्टोर करती है एनर्जी को, हमारी बॉडी भी स्टोर करती है फूड को, जिसका नाम है बेटा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। अब यहाँ से 1 मार्क के बेटा 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्लांट्स किस फॉर्म में करती है? स्टार्च की फॉर्म में, और ह्यूमन या एनिमल किस फॉर्म में करता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एक बारी जल्दी से बेटा ये वाला पार्ट देखो। यस बेटा, अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, तो इसमें देखो हमें यहाँ पे इसका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दे रखा है C6CO2, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये इसको और क्या चाहिए बेटा? 12H2O, यानी कि वाटर चाहिए इसको, और क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लोरोफिल इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है, सनलाइट इसको सन से मिल जाती है, और इससे क्या बनता है बेटा? इससे बनता है ग्लूकोज। इससे क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है बेटा? फूड, जो इसका खाना है, प्लस ऑक्सीजन जो ये रिलीज कर देता है ताकि हम सांस ले सकें, और वाटर जो इसकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। तो ये चीज़ें आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको बता रही हैं जो आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा। अब देखो इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है अब देखते हैं कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो होता क्या है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो कुछ अलग अलग इवेंट्स होते हैं बेटा, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि 3 इवेंट्स बताओ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो होते हैं। तो पहला क्या कह रहा है? कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो सनलाइट से लाइट मिलती है ना, वो कौन एब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर? वो क्लोरोफिल एब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर। ये क्लोरोफिल होता क्या है बेटा? ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, उसके अंदर एनर्जी जो लाइट है ना, सनलाइट है, वो एब्जर्व हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया कि क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की जो लाइट है वो एब्जॉर्व हो जाती है। फिर ये लाइट एनर्जी जो है ना बेटा, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो सनलाइट से लाइट मिल रही है, ये केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर को स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट मतलब बांट देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वाटर को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब आपके माइंड में आएगा, सर दिखाओ ये कहाँ हो रहा है। देखो ये देखो, ये वाटर है H2O, यानी कि इसके अंदर वाटर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब देखो इसका ऑक्सीजन अकेला हो गया, और जो हाइड्रोजन है ना वो इसके पास चला गया, जो हाइड्रोजन है वो इसके पास चला गया। ध्यान से देखो, दोबारा देखो, दोबारा दिखाता हूँ। देखो ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर स्प्लिट हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखो ऑक्सीजन तो अकेला हो गया, ऑक्सीजन तो क्या हो गया, अकेला हो गया, और हाइड्रोजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन चला गया ये ग्लूकोज के अंदर। ये देखो ये आ गया। इस तरीके से यहाँ पे जो है वाटर स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट का मतलब होता है बटना, बट जाना। तो बट तो रहे यहाँ पे, ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। अब याद करो बेटा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी एलिमेंट, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन करता है, अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। याद करो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन कोई गेन करता है ना तो वो रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कौन गेन कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कौन गेन कर रहा है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन को देखो क्या मिल रहा है, ये रहा कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन। इस कार्बन को हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इस कार्बन और ऑक्सीजन को, इस दोबारा से देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन और ऑक्सीजन को, ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन गेन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो देखो क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन रिएक्शन होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को ही तो हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको। तो आप देख सकते हो ये सब कुछ जो है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग हो रहा है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है बेटा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, ये तीनों पॉइंट देखो। इसमें कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा अपने अंदर। फिर कह रहा है ये जो लाइट एनर्जी है ना, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर कह रहा है जो वाटर है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट यानी कि ब्रेक हो रहा है। तो देखो ये रहा वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन तो अकेला हो गया और हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इस ग्लूकोज के पास चला गया। तो देखो ब्रेक हो गया। और फिर क्या बोल रहा है बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा गेन ऑफ ऑक्सीजन, और सॉरी गेन ऑफ हाइड्रोजन। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था रिडक्शन का मतलब, ठीक है। और ऑक्सीजन का लूज होना और हाइड्रोजन का गेन होना। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो रिडक्शन रिएक्शन से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो देखो ये रहा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। इसको क्या मिल रहा है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है बेटा। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमिडिएटली। कह रहा है अभी जो काम हो रहा है ना, ये जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ये इमिडिएटली नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में होते हैं, कुछ कुछ टाइम में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is act upon by the energy absorbed by chlorophyll during the day। कह रहा है, अब यहाँ पे क्या समझा रहा है, कह रहा है डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात को लेते हैं अंदर, जबकि क्लोरोफिल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब कन्वर्ट करने में मदद करता है दिन में। मतलब देखो रात और दिन का फर्क आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करा जा रहा है रात में, और लाइट एनर्जी को कब ऑब्टेन करा जा रहा है, दिन में, जब लाइट आएगी, जब सनलाइट आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये सारे काम एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं। कोई कुछ टाइम पे होता है तो कोई कुछ टाइम पे होता है। ये आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे आएगी बेटा जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं नीचे वाले पॉइंट को, फिर एक्टिविटी पे आएंगे। पहले आप देख लेना। देखो कह रहा है लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा है अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब क्या कह रहा है इफ़ वी केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। कह रहा है अगर आप लीफ के क्रॉस सेक्शन को देखोगे
क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे कि ये लीफ है, ये देखो, ये जूम करता हूं, ये लीफ है, ये लीफ है। लीफ को अगर मैं बीच में से काट दूं तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो एंड वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन होता है बेटा, ये क्रॉस सेक्शन होता है। आप इसको एग्जांपल से और एग्जांपल समझो। जैसे मान लो आपकी पेन की कैप है, जैसे ये पेन की कैप है मान लो, ठीक है, ऐसे कुछ होता है ना होल्ड करने के लिए, और ये पेन की कैप होती है। तो जो कैप का ये सबसे एंड वाला पार्ट होता है ना बेटा, जिसको अब मैं ब्लैक करूंगा, देखो ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन होती है, ये क्रॉस सेक्शन होता है, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो कह रहा है लीफ के अगर आप क्रॉस सेक्शन को जूम करोगे, लीफ के एक पत्ते के क्रॉस सेक्शन को अगर आप जूम करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कुछ ये चीज ऑब्जर्व करोगे। कह रहा है इसके अंदर सेल है, देखो ये सब सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, सेल, ये सब सेल है। और उस सेल के अंदर छोटा छोटा ग्रीन कलर का कुछ आपको नजर आ रहा है। ये देखो ये रहा, इसको जूम करके दिखाता हूं, देखो ये रहा, ये ग्रीन कलर का, मैं इसको कलर करता हूँ, ये देखो, ये ग्रीन कलर का, इसको मैं कलर कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा बेटा, ग्रीन कलर का आपको ये नजर आ रहा होगा। ये ग्रीन डॉट क्या है बेटा? ये ग्रीन डॉट है क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन डॉट्स हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में ही कौन कंटेन होता है? इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल जो है बेटा वो कंटेन होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा आपको बेटा? क्लोरोफिल। सो ये चीज आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहे हैं दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ये ग्रीन डॉट्स जो है ना बेटा, ये सेल के ऑर्गेनेल है, यानी कि सेल के कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होते हैं। अब एक्टिविटी से हमें बताएंगे कि कैसे क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो वो अभी हम एक्टिविटी से समझेंगे। अब जो एक्टिविटी बेटा हम कवर करेंगे ना यहाँ पे, ये पेपर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो हमें ये बताएगी कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो ये एक्टिविटी हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है, देखते हैं। अगेन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ बेटा, क्लोरोफिल वहाँ पे होता है बेटा जो ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि लीफ जैसे ग्रीन होती है ना, तो लीफ ग्रीन इसीलिए होती है बेटा क्योंकि वहाँ पे कौन होता है? वहाँ पे क्लोरोफिल कंटेन होता है। अगर कोई लीफ का पार्ट बेटा ग्रीन नहीं होगा ना, तो इसका मतलब वो वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्रीन पार्ट बेटा जहाँ पे होगा ना वहीं पे क्लोरोफिल होगा, अदरवाइज कहीं और नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें एक्टिविटी से समझना है कि क्या क्लोरोफिल एसेंशियल है, क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक्टिविटी को रीड करते हैं। कह रहा है टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीजेटेड लीफ, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रॉटन। कह रहा है आपको वेरीगेटेड लीव्स लेनी है। तो ये कौन सी लीफ होती है बेटा? ये ऐसी लीफ होती है जिसके अंदर कुछ जगह पे ग्रीन होती है और कुछ जगह पे ग्रीन नहीं होती, जैसे कि ये रही आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप इसमें देखोगे बेटा, तो इसके अंदर कुछ पार्ट आपका ग्रीन है और कुछ पार्ट आपका येलो है। तो ये वेरीगेटेड लीव्स जो है हमारे पास यहाँ पे होती है, जहाँ पे कुछ पार्ट आपका ग्रीन होता है और कुछ पार्ट आपका येलोइश होता है। जैसे कि आप मनी प्लांट भी ले सकते हो, ठीक है, ये थोड़ा सा नोन प्लांट है हमारे लिए। कह रहे कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। आपको 3 दिन तक इस प्लांट को, लीफ नहीं कह रहा, प्लांट लेना है आपको, ठीक है, पूरे प्लांट को लेना। अभी लीफ के बारे में अभी बाद में बात करेगा। कह रहे हैं ऐसा पूरा प्लांट, मतलब जिसके अंदर ये वाली लीव्स होती हो, ऐसा पूरा प्लांट जो है ना, आपको एक डार्क रूम में 3-4 दिन के लिए रख देना है, ताकि उसमें जितना भी स्टार्च होगा ना, यानी कि एनर्जी होगी, वो खत्म हो जाए। जो भी स्टोर्ड एनर्जी होगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होगी। अब डार्क रूम में रखोगे तो उसको सनलाइट मिलेगी नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर नहीं पाएगा। इसका मतलब उसको और फूड मिलेगा नहीं। तो जितना फूड भी उसके अंदर होगा ना, वो सारा खत्म करवा दो पहले। फिर क्या कह रहे हैं, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब 6 घंटे के लिए इस प्लांट को सनलाइट के पास रख दो। 3-4 दिन बाद रखने हैं, ध्यान रखना, सनलाइट के पास रख दो ताकि इसको वापस से एनर्जी मिल जाए। प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फिर जब इसको वापस से फूड मिल जाए तो आपको क्या करना है, एक लीफ लेनी है जिसमें ग्रीन एरिया आ गया हो, जैसे ये देखो ये ग्रीन एरिया आ गया, इसको ना एक पेपर पे ट्रेस कर लेना। ट्रेस मतलब एक पेपर पे कॉपी कर लेना कि कैसी शेप आपकी बन रही है, कहाँ पे ग्रीन एरिया आ रहा है और कहाँ पे ग्रीन एरिया नहीं आ रहा। जैसे कि मान लो अगर यही वाली है तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे क्या कर लूँगा, ट्रेस कर लूँगा, और यहाँ पे कर दूंगा कि देखो इधर एरिया था ग्रीन वाला, इधर एरिया था ग्रीन वाला, इधर एरिया था ग्रीन वाला, इधर था, ऐसे करके मैं ट्रेस कर दूंगा कि कहाँ पे ग्रीन एरिया था। अब क्या करना है, आफ्टर दिस इमर्स इट इन बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। और फिर इसी लीफ को
आपको क्या करना है, अच्छा सॉरी इससे पहले ऊपर था, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए इसको उबलते पानी में डाल देना है, और उबलते पानी से निकालते ही आपको इसको अल्कोहल के अंदर डाल देना है, अल्कोहल होता है ना उसके अंदर डाल देना है। कह रहा है केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। फिर आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको हीट करना है, मतलब जब तक कि वो बॉयल ना हो जाए, जो अल्कोहल है वो बॉयल ना हो जाए, उसको उसके अंदर आपको उसको डाल देना है, हीट करना है और इसको बॉयल करना है। फिर क्या कह रहे हैं व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहे जब आप ऐसा करोगे ना तो देखो लीफ का कलर क्या हो जाएगा और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, वो जो अल्कोहल वाला सॉल्यूशन है ना उसका कलर क्या हो जाएगा। तो देखो आंसर ये है कि जब आप ये सारा चीज़ें करोगे ना तो जो इसके अंदर ग्रीन कलर आया था ना वो यहाँ से हट जाएगा और वो ग्रीन कलर मिक्स हो जाएगा जाके अल्कोहल वाले सॉल्यूशन के अंदर, वो मिक्स हो जाएगा जाके अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में। और इससे होगा क्या, लीफ के ऊपर जहाँ जहाँ भी ग्रीन स्पॉट थे ना वो सारे हट जाएंगे। जब आप ये पूरा इतनी एक्टिविटी बेटा परफॉर्म करोगे ना तो होगा क्या, उसने पूछा कि लीफ के कलर का होगा क्या और सॉल्यूशन का क्या होगा। तो देखो इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूं, आप अपने पास नोट कर लो बेटा इसका आंसर, आप अपने अपने पास बेटा नोट कर लो। देखो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा द कलर ऑफ द लीफ। ये बेटा आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी के पास नहीं है इस समय पेन पेंसिल तो। लीफ चेंजेस फ्रॉम green to colorless as the chlorophyll is कहाँ पे changes from green to colorless as the chlorophyll is removed from it and solution turns green। तो देखो अगर आप बेटा ऐसा कुछ करोगे ना तो जो ग्रीन कलर है ना लीफ का वो हट जाएगा वहां से और लीफ जो है कलरलेस हो जाएगी। मतलब कलरलेस का मतलब है ग्रीन कलर की नहीं रहेगी। ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा आई मीन टू से ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो भी क्लोरोफिल है ना बेटा वो उस लीफ से हट जाएगी और सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा यानी कि वो जो क्लोरोफिल है बेटा वो जाके उस सॉल्यूशन में मिल जाएगी और लीफ से हट जाएगी, वो लीफ से हट जाएगी। आगे कह रहे बेटा नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट। अब आपको इसको आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देना है। ये जो लीफ है ना जो कलरलेस हो चुकी है अब उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर देना है। टेक आउट द लीफ एंड विंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। फिर आपको उस लीफ को बाहर निकालना है और उस आयोडीन को सुखा लेना, उस लीफ के ऊपर जो आयोडीन सॉल्यूशन आया ना उसको सुखा लेना है, मतलब उसको साफ कर देना है। Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various area of the leaf? कह रहे हैं कि अब क्या करो, अब जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन से निकाल लिया ना उसको तो अब उसका कलर चेक करो और उसको कंपेयर करो पुरानी वाली लीफ से, पुरानी वाली लीफ से। तो देखो क्या होगा, इसका आंसर क्या बनेगा, क्या आंसर बनेगा बेटा इसका कि कैसा कलर हो जाएगा। तो आंसर आएगा द कलर, ये नोट कर लो बेटा, द कलर ऑफ द iodine on leaf at dark spots changes to blue black and not anywhere else। Only that part of leaf turns blue black which showed द ग्रीन एरिया। तो अब यहाँ पे बेटा हमने क्या लिखा है कि जो कलर है बेटा, जो आयोडीन का कलर है वो लीफ के ऊपर आ जाएगा और वो जो लीफ है बेटा वो ब्लू ब्लैक कलर की बन जाएगी। वो कैसी बन जाएगी बेटा, ब्लू ब्लैक कलर की बन जाएगी। लेकिन हर जगह नहीं बनेगी बेटा, सिर्फ उन्हीं जगह पे बनेगी जहाँ पे ग्रीन ग्रीन स्पॉट था। तो अगर आप इस फिगर से कंपेयर करोगे, इन दोनों फिगर को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालोगे
तो जहाँ जहाँ पे भी बेटा क्लोरोफिल कंटेन था या जहाँ जहाँ भी बेटा ग्रीन पिगमेंट था, उन उन एरियाज पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, उन एरियाज पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूड हो रहा है बेटा? इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि स्टार्च जहाँ पे था, सॉरी जहाँ पे क्लोरोफिल था सिर्फ वहीं पे ये सारा काम हो रहा है। जहाँ पे क्लोरोफिल था बेटा सिर्फ वहीं पे ये स्टार्च वगैरह बन रहा है और वहीं पे सारा का सारा कुछ हो रहा है। जहाँ पे क्लोरोफिल कंटेन नहीं है वहाँ पे कोई भी स्टार्च या कुछ भी कंटेन या कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा। इससे ये चीज़ कंक्लूड हो रही है बेटा। और इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि कितना ज़रूरी है क्लोरोफिल हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो इन सभी बातों से बेटा यही चीज़ कंक्लूड होती है। देखो जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट था ना, वहीं पे क्या हुआ बेटा? वहीं पे स्टार्च फॉर्म हुआ और वहीं पे जो है ना ये आयोडीन का जो कलर है वो स्पॉट हुआ, ब्लू ब्लैक कलर स्पॉट हुआ, और कहीं भी नहीं हुआ। तो इससे क्या चीज़ कंक्लूड हो रही है? इससे यही चीज़ कंक्लूड हो रही है बेटा कि क्लोरोफिल कितना ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब एक बारी जल्दी से बेटा आप लोग एक्टिविटी को देखो, मुझे बताओ क्या डाउट है। देखते हैं बेटा आगे क्या कह रहे हैं नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं बेटा प्लांट्स जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कैसे करता है। कह रहा है आपने क्लास 9th के अंदर स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा। स्टोमेटा क्या होता है बेटा? जो लीफ होती है ना बेटा, इसके ऊपर ना छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है बेटा टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब जो आपको जनरली अपनी नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये टाइनी पोर्स जो होते हैं ना बेटा वो लीफ के सरफेस पे होते हैं, यानी कि लीफ के ऊपर होते हैं। इसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये जो स्टोमेटा होता है ये काम क्या करता है? ये गैसेस और वाटर को एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज करता है मतलब प्लांट्स के बाहर निकालता है या प्लांट्स के अंदर लेके आता है। तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा है बहुत सारी अमाउंट में गैसेस जो है ना एक्सचेंज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। But it is important to note that exchange of gases occur across the surface of stem, leaves and roots and leaves as well. लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे ये बताने की है कि सिर्फ लीव से ही गैसेस एक्सचेंज नहीं होती है, स्टेम्स भी हेल्प करती हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में और रूट्स भी हेल्प करती है गैसेस को एक्सचेंज करने में। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा है, क्योंकि छोटी क्लासेस में ना आपको सिर्फ यही समझाया जाता है कि लीव्स ही एक्सचेंज करती है, बट क्या एक्चुअल में सिर्फ लीव्स करती है? तो नहीं बेटा, लीव्स के साथ साथ स्टेम्स और रूट्स भी करती हैं। एक बार यहाँ तक दोबारा रिपीट करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है अब हमें समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स कैसे अपने अंदर लेती है या प्लांट्स कैसे अपने अंदर लेता है। तो वो करता है बेटा स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या है बेटा? टाइनी पोर्स हैं जो आपको लीव्स पे देखने को मिल जाएंगे। ये टाइनी पोर्स या स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ये मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करता है इसी पोर्स के थ्रू, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सही से हो पाए। और इंपॉर्टेंट नोट आपको बता रहे हैं कि गैसेस जो है ना सिर्फ लीव से एक्सचेंज नहीं होती, रूट्स और स्टेम्स भी इसमें मदद करते हैं। अब ये होती कैसे है तो ध्यान से समझो। अब होता क्या है बेटा, जब भी गैसेस एक्सचेंज होती है ना तो प्लांट्स के अंदर जो पानी स्टोर होता है ना वो लूज हो जाता है। जब भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं ना तो प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है ना वो लूज हो जाता है। कैसे लूज हो जाता है ध्यान से समझो। देखो स्टोमेटा के अंदर ना गार्ड सेल होते हैं। स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं बेटा? गार्ड सेल होते हैं। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होते हैं। अब ये जो गार्ड सेल है ना बेटा, ये या तो ओपन होंगे और या तो क्लोज होंगे। अब ये ओपन कब होंगे और क्लोज कब होंगे? देखो जब भी मुझे स्टोमेटा को ओपन करना है, जब भी मुझे गार्ड सेल को ओपन करना है ताकि इसमें से गैसेस अंदर या बाहर हो सके, तो मुझे इस गार्ड सेल के अंदर ना पानी फिल करना पड़ेगा। मतलब मुझे नहीं, प्लांट्स को करना पड़ेगा। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे ही हमें गैसेस को एक्सचेंज करना होता है तो जो स्टोमेटा का गार्ड सेल होता है वो पानी से भर जाता है, यानी कि स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है पानी से। जैसे बैलून फूलता है ना, वैसे ये भी पानी से फूल जाता है। अब जैसे ये फूलता है तो गैसेस एक्सचेंज होने लग जाती है, यानी कि जैसे ये फूला हुआ है, ये देखो ये स्टोमेटा है का गार्ड सेल है, देखो ये फूला हुआ है, ये स्वेल अप हुआ है। तो जैसे ये स्वेल अप होता है तो अंदर का गैप खुल जाता है, जो होल होता है वो खुल जाता है। और इससे होता क्या है बेटा, गैसेस अंदर या बाहर चली जाती हैं। मतलब जो बाहर जानी है वो बाहर चली जाएगी, जो अंदर आनी है वो अंदर आ जाएगी। लेकिन जब इसको बंद करना है अपने आप को, यानी कि जब इसको लगता है कि भाई अब मुझे और गैसेस एक्सचेंज नहीं करनी, तो इसको गार्ड सेल को बंद होना पड़ेगा। और जब गार्ड सेल बंद होगा ना तो इसके अंदर का जो पानी होगा ना वो बाहर निकल जाएगा, बाहर। तभी आपने देखा होगा कि लीव्स के ऊपर कई बार ड्रॉप्स पड़ी होती हैं पानी की। कभी आपने नोटिस करी है कि लीव्स के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी होती हैं, ड्रॉप्स पड़ी होती हैं? ये ड्रॉप्स यहीं से आती हैं, ये ड्रॉप्स यहीं से आती हैं। तो जैसी
गार्ड सेल को लगेगा ना कि अब और गैसेस एक्सचेंज नहीं करनी है, तो ये अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल देगा और श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों श्रिंक हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर का जो पानी है ना वो लीव्स से बाहर आ जाएगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा और फिर वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब जब गैसेस एक्सचेंज हो रही है ना तब तब पानी का पानी लूज हो रहा है प्लांट के अंदर। तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट्स क्लोजेस दीज पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि जब जब मतलब स्टोमेटा के थ्रू बहुत सारा पानी भी लूज होता है और जब प्लांट्स को लगता है कि अब उसको और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो वो अपने पोर्स बंद कर देगा। लेकिन कैसे करेगा वो यहां पे ध्यान समझो जो मैंने समझाया है। कह रहा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ये पोर्स ओपन कब होंगे और क्लोज कब होंगे ये गार्ड सेल कंट्रोल करेगा। कैसे? द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, यानी कि जब लीव्स को एक्सचेंज करनी है गैसेस तो गार्ड सेल को इसको ओपन करना पड़ेगा और ओपन करने के लिए गार्ड सेल को पानी चाहिए होगा ताकि वो फूल जाए, ताकि वो फूल जाए और फिर गैसेस एक्सचेंज हो जाए। देखो लिखा है कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, मतलब कि गार्ड सेल के अंदर जब पानी जाएगा ना तो गार्ड सेल फूल जाएगा और जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएंगे और उसमें से गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगी। लेकिन जब इसको बंद करना है तो गार्ड सेल को अपने अंदर से पानी बाहर निकालना पड़ेगा ताकि श्रिंक हो जाए। तो देखो लिखा है आगे सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं तो ये पोर बंद हो जाते हैं और पानी जाता कहाँ है? प्लांट्स के अंदर नहीं जाता, प्लांट्स के बाहर ही चला जाता है और फिर इवेपोरेट हो जाता है इन्वायरमेंट में। सो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेटा खत्म हो रहा है।